बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मौखर होने की जो अंदरूनी कहानी है, वो कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उस कहानी को जो मैंने सुना है, जो मैंने कुरीदा है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, क्यों ऐसे लगता है कि बात जो है वो बढ़ गई है और बात बहुत आगे तक जा चुकी है। डेडलॉक है या इख्तलाफात हैं या किसी मामले पे फड्डा बना हुआ है या फड्डा पड़ा हुआ है प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के इजलास में। सबसे पहले तो इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि 4 आला फ़ौजी अफीसर और वो भी आला पाए के फ़ौजी अफसरान और एक मुश्किल टास्क, ये क्या मामला, क्या कहानी है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर किस अहम शख्सियत ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम की बेटी की शादी में शिरकत की है, ये भी आपको बताएंगे। एक और ख़बर भी है, अदलिया के हवाले से है, उस ख़बर की डिटेल पर भी हम आएंगे। और अगर प्रोग्राम के आखिर में हमारे पास वक्त हुआ तो 2 खुशखबरियाँ भी हैं, उन पर भी प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज नाज़रीन, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के दिन की तारीख़ में ही, यानी आप 19 सितंबर को हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। 19 सितंबर को मैंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, लेकिन घंटे डेढ़ के बाद अगर तारीख चेंज हो जाती है तो आप 20 सितंबर को हमारा ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो 19 सितंबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जो होना था आज 4:30 बजे, ये इजलास नाज़रीन नहीं हो सका। इस इजलास को मौखर कर दिया गया। अब किस तारीख तक मौखर हुआ है, यहाँ पर भी इख्तलाफ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो नाज़रीन इजलास मुनक्किद होना था, इसमें 3 बड़ी चीज़ें अहम थीं। एक तो वो मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तें, जो हम अंदाज़े लगा रहे थे कि जो एजेंडा होगा इस इजलास का, उसमें वो भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब ने एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी दायर कर दी थी। लेकिन साथ में आप देखने वालों को हम ये भी बता रहे थे कि ये प्री मैच्योर एप्लीकेशंस हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस इंटरटेन नहीं होती, इस तरह की एप्लीकेशन काबिल पज़ीराई करार नहीं पाती। और मैंने आपको PTI के इमरान खान के एक वकील का हवाला भी दिया था, मैंने नाम आपको नहीं बताया, ना अब बता सकता हूँ, लेकिन खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं। उनसे मैंने पूछा कि आपने ये तरमीम को क्यों नहीं चैलेंज किया, आप बाहर से आके वकला चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पागल थोड़ी हैं, पहले तरमीम टेबल तो हो जाए, पहले तरमीम बन तो जाए, पास हो जाए, सदर की असेंट हो जाए, फिर चैलेंज करेंगे। उससे पहले चैलेंज करने का मतलब यह है कि आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और जहाँ पे फाइल कर रहे हैं उनका वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। अब ये एजेंडे में एक्सपेक्टेड हम अंदाज़े लगा रहे थे कि शायद ये भी शामिल हो जाए, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत पर भी आप नाज़रीन को हम एजुकेट कर रहे थे, तो इसको एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया। एजेंडे में 2 जो मज़ीद चीज़ें थीं, उसमें एक था ऑडियो लीक का केस। अब ऑडियो लीक में जब कमीशन बना था, उसको 10 ऑडियोज़ की कानूनी हैसियत जानने की, इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का मैंडेट दिया गया था। उस कमीशन के हेड थे काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और आमिर फ़ारूक साहब उस कमीशन का 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। लेकिन इधर कमीशन अपनी प्रोसीडिंग शुरू करता है, 23 मई को ऑर्डर करता है और गालिबन अगर मैं तारीख़ के हवाले से गलत नहीं हूँ, 26 मई को ये जो आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेके आए हैं, आबिद ज़ुबैरी, इमरान खान और बाकी कुछ और लोग, ये दरख्वास्तें लेके आ गए कि ऑडियो लीक कमीशन को काम ना करने दिया जाए, इस कमीशन को आप रोक दें। तो 26 मई को इस कमीशन को फर्दर इंक्वायरी से रोक दिया गया। 27 की डेट थी,
कमीशन की नेक्स्ट हेयरिंग की, तो 27 को जब काजी फैसल साहब ने कमीशन की समाअत शुरू की तो बताया गया कि बंदयाल साहब के बेंच ने इस कमीशन को, यानी आप कमीशन को काम करने से रोक दिया है, हुक्म बना दे दिया है। तो काजी फैसल साहब ने भी उस पर कार्रवाई को होल्ड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग है कमीशन पे। उसके बाद नाज़िम वो केस नहीं लगा। अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की इजलास का जो एजेंडा है, उसमें ये जो केस है, ये जो 26 मई 2023 से पेंडिंग पड़ा है, एक तो ये एजेंडे पे शामिल था। अब इमरान खान साहब कहते तो हैं कि वो ऑडियो गैर कानूनी थी, कैसे रिकॉर्ड हैं, सवालात उठाते हैं तो कमीशन प्रोब करता, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती, लेकिन उसको प्रोब नहीं करने दिया गया। तो एक ये केस था। दूसरा आर्टिकल 63A का मुकदमा था। ये भी ग़ालिबन मई 2022 में फ़ैसला हुआ था और मई के बाद इमरान खान ने नहीं, ये बाकी मुतासरा अफ्रीकन की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जो मई 2023 से लेके 22 से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो एजेंडे में ये भी शामिल थी, यानी हेल्दी एजेंडा था। लेकिन हुआ ये जो हमें दोनों तरफ से पता चला है। अब दोनों तरफ से हमें कहना पड़ता है क्योंकि बाज़ार ऐसा लगता है कि कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, तो दोनों तरफ से कहने से आप खुद समझ जाएं कि काजी फैसल साहब दस्तयाब नहीं थे। काजी फैसल साहब दस्तयाब नहीं थे, लेकिन वो कमेटी के इजलास को, जो हमें पता चला है, वो प्रोलॉन्ग या लंबा मौखर नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आगे से जो कमेटी के बाकी 2 अरकान हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनकी तरफ से, अब मुझे नहीं पता कि स्पेसिफिक किस रुकन की तरफ से बताया गया, वो ये है कि कन्वे किया गया कि काजी फैसल साहब आज दस्तयाब नहीं है और काजी फैसल साहब ने कहा कि जुमे के रोज़ जो है आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास रख लें, हम जुमे को बैठ जाते हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि उधर से ये जवाब आता है कि क्योंकि जो एजेंडा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का वो इतना कोई ख़ास नहीं है, तो लिहाजा हमें कल नहीं बैठना चाहिए, यानी जुमे के दिन नहीं बैठना चाहिए। और कहा गया कि हम नेक्स्ट वीक जो है वो कमेटी के इजलास को कन्वीन करेंगे और नेक्स्ट वीक जो है उस इजलास में बैठ जाएंगे, यानी आइंदा जुमेरात को। अब ये 2 मुकदमात बड़े अहम थे और कार्रवाई जो है वो अब चली गई है अगले हफ्ते तक। काजी साहब ने कहा कि कल तक कर लें। अब इसमें जो इब्हाम है कि अब ये कल क्या इजलास होता है, दोनों जज साहबान कल भी दस्तयाब होंगे, क्या कल काजी फैसल साहब समन करेंगे? लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आ रही है कि हुकूमत, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हुकूमत कोई तरमीम करके ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। अच्छा, उस ऑर्डिनेंस के हवाले से भी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुझे उसकी हकीकत का, भाई वो नेगेटिव चल रहा है, सही चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। अलबत्ता जो मुझे पता चला है, जो अभी तक की मेरे पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि एक तो अब जो कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा, और फिर दूसरा ये है कि अगर कोई कमेटी का एक रुकन दस्तयाब नहीं होता तो उस सूरत में दूसरा रुकन जो है, सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा जज जो है, उस अदम दस्तयाब जज की जगह पे कमेटी में शामिल हो जाएगा। तो ये बज़ाहिर तो ठीक लगता है कि ये ज़ाहिर सी बात है कि अगर 3 जजेस नहीं दस्तयाब, 3 में से 2 दस्तयाब हैं, 1 दस्तयाब नहीं, तो फिर किसी और जज को शामिल करके कमेटी का इजलास होना चाहिए, चाहे चीफ जस्टिस दस्तयाब ना हो, चाहे कोई और जज दस्तयाब ना हो। मुझे ज़्यादा रूल्स की गहराई का तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई दस्तयाब नहीं तो उसकी जगह पे जो अल्टरनेट है वो ऊपर आए, कमेटी के इजलास में बैठे और जो भी फैसले करने हैं वो फैसले हो जाएं। तो एक तो नाज़ी ये मामला हुआ है, प्योरली जो हमें ख़बर मिली है हमने उसी तरीके से बिना किसी मुबालगा राय के, एग्जैजरेशन के, हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो 63A वाला मामला है जो एजेंडे पे शामिल था, इस पे कल वज़ीर इत्तलात अतार तारड़ साहब ने भी कहा कि ये जो फ़ैसला था ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। अब नाज़रीन, मेरा यहाँ पे एक नुक्ता है, ये जो मखसूस नशिस्तों के मामले पे और बाकी चीज़ों के मामले पे मैं देखता हूँ कि तज्ज़ियाकार या और कुछ दोस्त सियासी लोग तबसरा कर रहे होते हैं कि ये
जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला दिया है, इसमें क्लॉक को रिवर्स कर दिया गया है और प्री इलेक्शन तक ले गए हैं। और फिर साथ में कहते हैं कि जो हुकूमत ये जो कानून लेके आई है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की है, इसका माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता। मेरा सिर्फ एक मोटा सा नुक्ता आप नाज़रीन के सामने है, आपने सिर्फ अपनी राय देनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मामले को प्री इलेक्शन यानी पोलिंग की डेट से पीछे ले जाए और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ग्रांट कर दे फिर तो ठीक है, ये तो हलाल हो गया। लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना के उसका माजी से इतलाक़ कर दे, वो क्यों हराम होता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो तबसरे तजिए सियासी तबसरे हो रहे होते हैं कि ये तो जी सुप्रीम कोर्ट ने प्री इलेक्शन वाली स्टेज के ऊपर जाकर ये फैसला सादिर फरमाया मखसूस नशिस्तों वाला तहरीक इंसाफ के हक़ में। लेकिन जब पार्लियामेंट की बात आती है तब वो तबसरा करते हैं कि पार्लियामेंट ये कानून साजी कैसे कर सकती है और माजी से इतलाक़ कैसे कर सकती है। भाई अगर वो कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकते? मतलब एक के लिए तो हलाल है, दूसरे के लिए हराम कैसे हो गया? अभी जो मखसूस नशिस्तों का नाज़िम मामला है, इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली में भी ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि मखसूस नशिस्तें ग्रांट करें, नया जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट आया है उसको वे करें, उसके मुताबिक फ़ैसला करें। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह पे, लेकिन जो पार्लियामेंट का बना कानून है वो प्रिवेल करता है, वो गालिब है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला काबिल अमल नहीं है, तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन अब इस मामले पे क्या फ़ैसला करता है। 2 लेटर आ चुके हैं 2 स्पीकर्स के और 2 अरकान असम्बली की दरख्वास्त आ चुकी है। अब बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है, तो देखते हैं क्या फ़ैसला सादर होता है। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी खबर है जिसका मैंने जिक्र किया कि 4 फ़ौजी अफसरान और एक मुश्किल टास्क तफवीज़, जैसे मैंने लिखा। ये नाज़रीन मामला है DGISI की तैनाती के हवाले से, नए DGISI की तैनाती के हवाले से। और जो ख़बर है नाज़रीन, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि मैं 4 नाम आपको बता रहा हूँ, 5 नाम चल रहे हैं कि वज़ारत दिफ़ा ने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करके जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवा दिए हैं, जिसमें एक नाम नाज़रीन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इदरीस दस्तगीर साहब का है, जो कि चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उनका नाम सामने आया है। और ये नाज़रीन चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ होते हैं, आर्मी चीफ़ के बहुत करीब होते हैं, आर्मी चीफ़ के तकरीबन तमाम मामलात को यही देख रहे होते हैं। चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इदरीस फ़ौजी एजाज़ात के हामिल हैं। जैसे सितारा इम्तियाज़ होता है, सितारा मिलिट्री होता है, ऐसे इन्हें भी फ़ौजी एजाज़ात मिले हुए हैं। दूसरे नंबर पर है नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद ख़ान, ये भी शॉर्ट लिस्ट में शामिल हैं और 12 कोर के ये कमांडर हैं, ये भी फ़ौजी एजाज़ इनको हासिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन सैयद इमदाद हुसैन शाह हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, गुजरांवाला के कोर कमांडर हैं, इनका नाम भी शॉर्टलिस्ट करके वज़ीर आज़म को नए DGISI के लिए भेजा गया है। इसी तरीके से नाज़रीन एडजुटेंट जनरल जो AGB होता है फ़ौज का, मतलब एडजुटेंट जनरल को AGB कहते हैं, मोहम्मद आसिम, इनका नाम भी शॉर्टलिस्ट करके भेजा गया है। और इसके अलावा नाज़रीन जो 5वें हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़, इनका भी नाम फाइनल किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है और ये 10 कोर के यानी रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। तो ये 5 नाम हैं जो कि एक मुश्किल टास्क के लिए DGISI के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और आप मुझसे नाज़रीन बेहतर जानते हैं कि जो हमारे मौजूदा DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब, वो 6 अक्टूबर को उनकी जो हुक्म सानी उनकी एक प्रोसेस चल रहा है, एक ऑर्डर है, उस प्रोसेस के मुताबिक प्रोसेस चल रहा है, तो वो 6 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले ये बड़ी तैनाती के हवाले से कहते हैं कि फ़ैसला हो जाएगा और फ़ैसला कर लिया जाएगा। इन 5 नाम में से कौन फेवरेट है कौन फेवरेट नहीं है, ये फ़ैसला करना मेरा अख्तियार नहीं है, वज़ीर आज़म का अख्तियार है। समरी वज़ारत दिफ़ा ने भिजवा दी है। लेकिन आज DGISI जिनकी बेटी की शादी भी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि अभी शादी की जो फ़ाइनल डेट है वो अभी आगे है। लेकिन ज़राए से पता चला है कि DGISI की बेटी की शादी में ज़ाहिर सी बात है कि जैसे कहते हैं ना माएँ सांझी होती हैं, तो बेटियां भी सांझी होती हैं। तो बेटी की शादी में पंजाब की एक
आला शख्सियत ने शिरकत की है। और जैसे मैंने कहा कि शादी की डेट अभी आगे है, तो वो जैसे वो रस्में होती हैं ना शादी से पहले के मुख्तलिफ रस्में, मुख्तलिफ तकरीबात, उसमें शरीक हुई हैं पंजाब की अहम शख्सियत। अब इससे ज़्यादा नहीं मैं आपको बता सकता कि वो कौन हो सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं मैं नहीं बता सकता। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है, जो तीसरी ख़बर है वो है नाज़रीन, बल्कि उसको मैं स्किप कर देता हूँ, चलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जहांगीरी साहब का जो ट्रिब्यूनल है, उनके ट्रिब्यूनल के हवाले से जो फ़ैसला दिया आमिर फ़ारूक साहब ने, उसका तहरीरी फ़ैसला 44 सफ़ात का आमिर फ़ारूक साहब ने जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई उसमें 10A को नहीं देखा गया। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, अदालती फ़ोरम नहीं, लेकिन नीम अदालती अख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हासिल हैं और फ़ैसला जो है वो तब हो सकता है जब तमाम फ़रीक़ैन को बराबर मौका फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर फ़ैसला किया, इलेक्शन कमीशन का मेरिट पर फ़ैसला करने का कोई इख्तियार नहीं था, जानिबदारी साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये मामला दोबारा से इलेक्शन कमीशन को रिमांड कर दिया गया है और जब तक इलेक्शन कमीशन ये मामला रिमांड होने पे इसका फ़ैसला करेगा, तब तक जहांगीरी साहब का जो ट्रिब्यूनल है वो नाज़रीन काम जो है वो अपना जारी रखेगा। इसके अलावा नाज़रीन दो अच्छी खबरें भी हैं जिनका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया था। एक तो नाज़रीन शाहिद रिन साहब हैं, इन्होंने तारीख़ रकम की है। क्या तारीख़ नाज़रीन रकम की है मैं अभी खोल के आपको बता देता हूँ। पहला नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख़ का पहला जो मार्शल आर्ट टाइटल है ये इन्होंने जीता है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन्होंने जीती है शाहज़ेब रिंद ने। और ये नाज़रीन इनकी तस्वीर बल्कि वीडियोज़ आपको दिखा देता हूँ। एक अच्छी खबर है। और इसके बाद आगे चल के जब वो पाकिस्तान के झंडे में खड़े हैं आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। इसके अलावा नाज़रीन मीर हज़ार ख़ान मरी, उनकी एक बुक है जो कि अमार मसूद साहब ने लिखी है, मुज़ाहमत से मुफ़ाहमत तक। और कभी ये जो मीर हज़ार ख़ान मरी साहब हैं, ये कभी पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते थे, मुज़ाहमत करते थे, लेकिन फिर कौमी धारे में आए, मुफ़ाहमत में आए, वतन वापस आए, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की और अब मीर हज़ार ख़ान के जो पोते हैं वो पाक फ़ौज में आला ऑफिसर हैं। तो ये मीर हज़ार ख़ान कौन हैं, इनकी बुक क्या है, इस हवाले से मैं आपको एक छोटा सा क्लिप है वो आप नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा कि ये उनकी बुक है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।